भारत जैसे इतने विशाल और विविधता भरे देश को सुचारू रूप से चलाना कोई मामूली बात तो है नहीं। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में है हमारी कार्यपालिका। और उस कार्यपालिका के एकदम शीर्ष पर कुछ ऐसे पद विराजमान हैं जो पूरे राष्ट्र की दिशा तय करते हैं। आज के इस विवरण में हम तथ्यों के जरिए इसी जटिल ढांचे की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर से शुरुआत करते हैं। अब ये सवाल अपने आप में ही बहुत बड़ा है। 100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले इस विशाल लोकतंत्र में आखिर सबसे ऊंचा पद किसके पास है? प्रथम नागरिक की उपाधि कोई साधारण बात नहीं है। ये पद किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के अस्तित्व और उसकी लोकतांत्रिक गरिमा को दर्शाता है। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। हम प्रथम नागरिक की भूमिका, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, उनकी विशाल शक्तियों, पद छोड़ने के नियमों और अंत में उपराष्ट्रपति के पद पर एक नजर डालेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति पद की संवैधानिक स्थापना के बारे में बात करते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई प्रशासनिक पद नहीं है, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। असल में राष्ट्रपति पूरे देश की एकता, अखंडता और एकजुटता का परम प्रतीक होता है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का एक साझा और स्थायी चेहरा होता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 35। इस ऐतिहासिक और विशाल पद का उम्मीदवार बनने के लिए भी कम से कम 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। ये आंकड़ा अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि इस जिम्मेदारी के लिए कितने ज्यादा अनुभव और परिपक्वता की दरकार होती है। उम्र के अलावा भी कुछ बहुत ही अहम शर्तें हैं। उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना बेहद जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। इस पद की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति का वेतन उनके कार्यकाल के दौरान कभी कम नहीं किया जा सकता। और हाँ, उन्हें आधिकारिक निवास के रूप में ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन मिलता है। अब आते हैं एक बेहद ही रोचक हिस्से पर। आखिर इतने बड़े पद के लिए चुनाव होता कैसे है? ये चुनाव कोई साधारण मतदान नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का एक बहुत ही दिलचस्प गणित है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस चुनाव में आम जनता सीधे तौर पर वोट नहीं डालती। इसके लिए एक खास निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज काम करता है। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, यानी संसद के दोनों सदनों के सांसद, राज्यों की विधानसभाओं के विधायक और दिल्ली पुडुचेरी के विधायक। यहाँ सबसे बड़ा पेच ये है कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से लोकतांत्रिक रखने के लिए किसी भी मनोनीत सदस्य को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता। जैसा कि हमने कहा, ये कोई आम चुनाव नहीं है। इसमें एकल संक्रमणीय मत या जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, उस प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। यहाँ विधायकों और सांसदों के वोटों की एक विशेष वैल्यू होती है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच एक संतुलन बना रहे। वोट देने वाले अपनी पसंद को एक वरीयता के क्रम में चुनते हैं। अगर पहली पसंद की गिनती में कोई भी उम्मीदवार एक निश्चित कोटा तक नहीं पहुंचता, तो सबसे कम वोट पाने वाले को हटा दिया जाता है। उसके वोट बाकी उम्मीदवारों में तब तक बांटे जाते हैं जब तक कि कोई एक विजेता उस कोटे को पार न कर ले। चुनाव प्रक्रिया को समझने के बाद अब उन असीम शक्तियों की बात करते हैं जो राष्ट्रपति को मिलती हैं, और साथ ही उन सीमाओं की भी जो संविधान ने तय की हैं। राष्ट्रपति के कार्यकारी और विधायी शक्तियां सच में बहुत व्यापक हैं। देश के सर्वोच्च पदों जैसे प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, कैग और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। संसद का सत्र बुलाना हो या लोकसभा को भंग करना हो, ये अधिकार भी उन्हीं के पास है। एक और बहुत ही दिलचस्प पावर है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की। मान लीजिए संसद सत्र में नहीं है और तुरंत कोई कानून चाहिए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। बस शर्त यह है कि संसद के दोबारा शुरू होने के ठीक 6 सप्ताह के भीतर इसे मंजूरी मिलनी चाहिए। विधायी शक्तियों में वीटो का अधिकार एक बहुत बड़ा हथियार है। इसे ऐसे समझिए, आत्यांतिक वीटो में राष्ट्रपति विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं। निलंबनकारी वीटो में वो इसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। और एक होता है पॉकेट वीटो, जहां राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास ही रोक कर रख लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है। अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक है तो वहां राष्ट्रपति कोई वीटो नहीं लगा सकते, उन्हें अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है।
अब जरा न्यायिक शक्तियों को देखते हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी सजा को माफ करने की जो असाधारण शक्ति है, उसके कई अलग अलग रूप हैं। क्षमा का मतलब है सजा और दोष दोनों को पूरी तरह मिटा देना। प्रविलंबन किसी सजा पर एक अस्थायी रोक है। विराम किसी विशेष परिस्थिति में सजा को कम कर देना है। परिहार में सजा का रूप बदले बिना उसकी अवधि घटाई जाती है, जबकि लघुकरण में सजा का प्रकार ही बदल दिया जाता है, जैसे फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलना। शक्तियों की ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं और तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति भी वही करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना हो, धन विधेयकों को संसद में पेश करने से पहले मंजूरी देनी हो, या फिर सबसे बड़ी बात अनुच्छेद 352, 356 या 360 के तहत राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल की घोषणा करनी हो, ये सभी गंभीर शक्तियां इसी सर्वोच्च पद में निहित हैं। लेकिन ठहरिए, क्या ये शक्तियां बिल्कुल असीमित हैं? जी नहीं। जरा इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर गौर कीजिए। वक्त के साथ संविधान संशोधनों ने इन शक्तियों को लोकतांत्रिक नियंत्रण के दायरे में ला दिया। 1971 के 24वें संशोधन ने तो संविधान संशोधन विधेयकों पर सहमति देना अनिवार्य कर ही दिया था। फिर 1976 के 42वें संशोधन ने सबसे बड़ा बदलाव किया। इसने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए पूरी तरह बाध्य कर दिया। हालांकि 1978 में 44वें संशोधन ने छोटी सी छूट दी कि राष्ट्रपति किसी सलाह को सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सिद्धांत में शक्तियां चाहे कितनी भी विशाल हों, व्यवहार में वो मंत्रिमंडल की सलाह से बंधी होती हैं। शक्तियों की बात हो गई, अब बात करते हैं पद छोड़ने की। 5 साल का ये लंबा कार्यकाल आखिर कैसे खत्म हो सकता है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना सच में कोई बच्चों का खेल नहीं है। अनुच्छेद 56 महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया तय करता है। इसकी शुरुआत किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन के नोटिस से होती है। इसके बाद पहले सदन को इसे 2/3 के भारी बहुमत से पास करना होता है। फिर दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। अगर वो भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे, केवल और केवल तभी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। मान लीजिए किसी वजह से राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, चाहे वो कार्यकाल खत्म होने से हो, मृत्यु से, इस्तीफे से या महाभियोग से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संविधान ने ये पक्का किया है कि देश कभी भी अपने राष्ट्राध्यक्ष के बिना न रहे। उत्तराधिकार का क्रम बिल्कुल सेट है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। अगर वो नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो भी न हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे वरिष्ठ जज उस वक्त मौजूद हों, वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उत्तराधिकार की बात करते हुए हमने उपराष्ट्रपति का जिक्र किया, तो चलिए अब इस दूसरे सबसे ऊंचे संवैधानिक पद के बारे में भी जान लेते हैं। भारत में आधिकारिक तौर पर उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सबसे ऊंचा पद है, लेकिन इनका रोजमर्रा का मुख्य काम क्या है? ये मुख्य रूप से राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, यानी इनका ज्यादातर समय संसद के उच्च सदन को सुचारू रूप से चलाने में जाता है। ये तभी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं जब वो सर्वोच्च पद किसी कारण से खाली हो। इन दोनों उच्च पदों की पात्रता में एक बहुत ही रोचक अंतर है। जहां राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति का लोकसभा यानी निचले सदन का सदस्य बनने के योग्य होना अनिवार्य है, वहीं उपराष्ट्रपति के लिए ये शर्त राज्यसभा यानी उच्च सदन के सदस्य बनने की योग्यता पर निर्भर करती है। ये सीधा सीधा उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पद से हटाए जाने की प्रक्रिया में भी एक जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत वाली उस बेहद कठिन महाभियोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वहीं उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग की जरूरत ही नहीं होती। राज्यसभा में केवल एक प्रभावी बहुमत और उसके साथ लोकसभा की साधारण सहमति से ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा और विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति देश का परम और असीमित प्राधिकारी है, या फिर वे उन लोकतांत्रिक सीमाओं और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हुए एक ऐसे संवैधानिक रक्षक हैं जो सिर्फ ये सुनिश्चित करते हैं कि देश संविधान के अनुसार चले? कागजों पर दिखने वाली विशाल शक्तियों और असलियत में मौजूद इन लोकतांत्रिक नियंत्रणों के बीच का ये जो नाजुक सा संतुलन है, यही तो भारत की कार्यपालिका को इतना अद्वितीय और दमदार बनाता है। इस विषय पर जरूर सोचिएगा।